हेलो फ्रेंड्स, न्यू इंडियन एरा के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अनमोल रतन श्रीवास्तव आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, कैपेसिटर को जब हम सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है। ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने स्टडी कर रखी थी। इस चैप्टर में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड सारे के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चंस की, वो सारे आपको यहाँ पे सॉल्व करने हैं, जिससे आपका जो सीईटी का एग्जामिनेशन होना है उस एग्ज़ाम में सारा का सारा पोर्शन कवर हो। आप जब पेपर देने बैठो ना, तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ यार, ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया है, मेरे प्रैक्टिस में था या फिर मेरे क्लास में था, जो मैंने आपको रिवीजन क्लास लिया है या एक शॉर्ट वीडियो में मैंने सारे के सारे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करी है, उस वीडियो में आपको मिले, या फिर इस क्वेश्चन आंसर की जो प्रैक्टिस हम लोग एमसीक्यू की कर रहे हैं इस बैच में मिले। आपको किसी ना किसी वीडियो में मिलना चाहिए आंसर, ठीक है। तो हमने कोशिश करी है कि आपको एक वीडियो ऐसी प्रोवाइड की जाए जिसमें आपको पूरे के पूरे चैप्टर को कवर किया जाए, और सेकेंड वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया जाए। आपके लिए बेनिफिट होता है कि आप सबसे पहले उस चैप्टर को देखें और चैप्टर को पूरे अच्छे से देखने के बाद उसको एनालिसिस करें, कहाँ किस कंडीशन पे क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। क्योंकि मैंने कोशिश खुद से करी है कि आपको कोई भी ऐसा पॉइंट ना बचने पाए जो आपको ये लगे कि अरे ये तो मैंने नहीं पढ़ा है, ये पढ़ लिया होता तो बड़ा अच्छा होता। हाँ, थोड़ा मैंने शॉर्ट किया है वीडियो को कि मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं किया, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं किया है, वरना आप चैप्टर को जब पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है फिजिक्स में। अगर आपको मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं, ऐसे नॉर्मली वे में जहाँ पे मैं रिवीजन कर रहा हूँ उस वे में मैं आपको कंटेंट अगर अच्छे से प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो आप खुद ही सोच सकते हो कि मैं क्लासरूम अगर आपका अटेंड करता हूँ ना, तो क्लासरूम में कितना धमाका होने वाला है। आप सच में बोल रहा हूँ, आप बिल्कुल भी सोच नहीं सकते कि फिजिक्स इतनी आसान कैसे हो सकती है। आपकी डेली लाइफ में आप जो भी चीज़ें देखते हो वो सारी की सारी चीज़ें फिजिक्स होती हैं आपकी, और मेरी गारंटी है कि मैं आपके क्लासरूम को बहुत ही आसान बनाऊंगा। इतना आसान कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हो कि फिजिक्स को इतना एंजॉय करके कैसे पढ़ा जाता है। अभी तक आपने फिजिक्स को जैसे भी पढ़ा, जो भी पढ़ा, उससे हमें नथिंग मैटर है, लेकिन मेरे आने के बाद आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये मेरी गारंटी है, और ये मैं करूँगा भी, ठीक है। आपका इतना इंटरेस्ट क्रिएट करूँगा फिजिक्स में कि आप रियली में ये महसूस करोगे एवरीथिंग इज फिजिक्स और एक्चुअल में एवरीथिंग इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को भी देख रहे हो तो वो आपका कहीं ना कहीं फिजिक्स है, और उस फिजिक्स को एक इक्वेशन का फॉर्म देने का काम मैथमेटिक्स करता है। जो फिजिक्स को बेस मान करके फ्यूचर और पास्ट को डिफाइन करता है वो मैथमेटिक्स है। फिजिक्स हमारी डायरेक्शन दिखाती है और मैथमेटिक्स उसका फ्यूचर और पास्ट बताता है कि आगे बेटा आप क्या कर सकते हो और पास्ट में आप क्या करके आए हो। तो मैं तो बोलता हूँ यही, एवरीथिंग इज फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं जो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है। आई होप आपने वेव ऑप्टिक्स देखा होगा और वेव ऑप्टिक्स के एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि अगर बच्चे थोड़ा सा भी आप लापरवाही करते हो, ये आपके पास समझ लो एक लास्ट चांस गॉड दे रहा है आपको। आप बेटा मेहनत करके थोड़ा सा और थोड़े दिन आपको मेहनत करना है, आप अच्छे से मेहनत करके और अपने सीईटी एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई करो और अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करो। मुझे भी बड़ी खुशी होगी, मैंने आपको पढ़ाया और आप बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करो। हालांकि इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता है, सारा का सारा रोल आपका होता है। आप मेहनत करते हो, एग्ज़ाम को आप क्रैक करते हो, बस टीचर को सिर्फ इतना सपोर्ट मिल जाता है, मेरा बच्चा क्वालिफाई किया। तो आई होप आप बहुत बेहतर करोगे, और गॉड से प्रे है कि आप बहुत बेहतर करो, ठीक है। तो आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियोस को देख रखा होगा जिसमें आपने वेव ऑप्टिक्स को एनालिसिस किया होगा, उसके बाद उसके एमसीक्यू भी सॉल्व किए होंगे, और फिर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक के भी वीडियो को देख लिया होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा और उसको एनालिसिस भी किया होगा। तो आइए हम लोग उसके एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। देखिए, अपने पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर। एक हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, उसके अंदर द पोटेंशियल इज, अगर मेरे पास एक हॉलो चार्ज स्फेयर है, हॉलो चार्ज स्फेयर है, और मैंने आपको बताया था जब भी कोई हॉलो चार्ज स्फेयर होता है और उस
स्फेयर को मैं चार्ज देता हूँ तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला आता है, उसके सरफेस पे चला आता है। तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, इसके सरफेस पे चला जाएगा। अब कह रहा है इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर द पोटेंशियल इज, पहला ऑप्शन है आपका इज कांस्टेंट, सेकंड है वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, इसका मतलब हो गया इसका मतलब हो गया जो पोटेंशियल है वो x के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और इसका मतलब है वेरीज इन्वर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब पोटेंशियल जो है वो 1/x के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट कह रहा है वेरीज इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसका मतलब हो गया 1/x²। तो आपने अगर प्रीवियस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो वहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया था। उस चार्ट में मैंने आपको समझाया था कि जो स्फेरिकल बॉडी होती है, एक तो कंडक्टिंग के लिए और एक इंसुलेटिंग बॉडी के लिए। कंडक्टिंग बॉडी के लिए उसके इनसाइड द स्फेयर पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, उसमें हमने आपको बताया था कि पोटेंशियल की वैल्यू थी V = KQ/R। और इस कैपिटल R का मतलब होता है ये नहीं कि 1/x के अकॉर्डिंग, कैपिटल R जो हमारा था वो उस स्फेरिकल बॉडी का क्या था, रेडियस था। अगर मैंने ये स्फेरिकल बॉडी लिया था तो इस स्फेरिकल बॉडी का रेडियस क्या था, कैपिटल R। कैपिटल R का मतलब हो गया इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उतना ही पोटेंशियल इसके अंदर भी किसी पॉइंट पर होगा। मतलब जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे आपको मिल रहा है सेम पोटेंशियल आपको इनसाइड द स्फेयर कहीं पे भी मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इनसाइड द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बट पोटेंशियल की वैल्यू होती है KQ/R। और KQ/R से मतलब क्या हो गया, इसके सरफेस पे भी पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। इनसाइड द स्फेयर KQ/R, मतलब हर जगह पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। हर जगह पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इज कांस्टेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं ना कि सर 1/R के अकॉर्डिंग तो वेरी कर रहा है ना, लेकिन ध्यान से समझिएगा, वेरीज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस कह रहा है। इनसाइड अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखिए, ये रेडियस को नहीं बोल रहा है, ये रेडियस को नहीं बोल रहा है, ये ऑप्शन कह रहा है कि अगर मैंने ये चार्ज स्फेयर लिया है और चार्ज स्फेयर के अंदर मान लिया मैं यहाँ पॉइंट पर निकाल रहा हूँ पोटेंशियल की वैल्यू, तो ये डिस्टेंस कह रहा है, ये इसके सेंटर से ये डिस्टेंस कह रहा है x है, ना कि इसके रेडियस को कह रहा है। अगर रेडियस को कहता तो डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन होता कि रेडियस, लेकिन इसने कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इस पॉइंट का, जहां जिस पॉइंट पर उस चार्ज स्फेयर के अंदर जिस पॉइंट पर मुझे पोटेंशियल फाइंड करना है, उस पॉइंट का डिस्टेंस कह रहा है, ना कि आपके रेडियस के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा पहले का आंसर कि हर जगह पे पोटेंशियल क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। डन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा बच्चे, इसका मतलब है सेंटर नहीं है, इसका मतलब रेडियस नहीं है, रेडियस नहीं है, उस सेंटर से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, आपका पूरा रेडियस नहीं है। पॉइंट अगर मेरा इनसाइड है ना, और इनसाइड के बारे में कह भी रहा है, तो इनसाइड अगर हम बात करेंगे तो रेडियस से छोटा हो जाएगा। हमने कंडीशन लिया था ना, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। स्मॉल r क्या होगा, कैपिटल R से छोटा होगा। तो उस कंडीशन पे आप जाकर के वहाँ टेबल में देखिएगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, जीरो, क्योंकि इनसाइड द स्फेयर देयर इज नो चार्ज, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट पोटेंशियल इज KQ/R, वेयर कैपिटल R इज द टोटल रेडियस ऑफ द स्फेयर। अगर टोटल रेडियस है मतलब इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके अंदर भी होगा, मतलब हर जगह पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। डन है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज स्मॉल e इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास क्या है, स्मॉल m है, और उस पर चार्ज कितना है, स्मॉल e है। वो एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट से। ठीक है, वो रेस्ट से क्या कर रहा है, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रहा है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपिटल V है, इन वैक्यूम। इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी। अगर वो रेस्ट से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, और एक्सेलरेट करने जब स्टार्ट कर देगा तो करंट किस में, इलेक्ट्रॉन किस में आ जाएगा, मूविंग कंडीशन में आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉन जब मूविंग कंडीशन में आ जाएगा मतलब उसके पास क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी हो गई।
उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, और यही काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी होती है, और टोटल एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ना। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ mv², और ये काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जो कितना होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, तो कितना हो जाएगा, EV के इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम किस में मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र करते हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, एक ये भी समझ लीजिएगा बच्चे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, ये इस इलेक्ट्रॉन की टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, हाफ mv² है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, EV के इक्वल हो जाएगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना, तो वेलोसिटी को हम एक साइड रखेंगे, v² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे 2EV, और m को इधर ट्रांसफर करेंगे अपान m हो जाएगा। अगर वेलोसिटी स्क्वायर है और स्क्वायर रूट हम इसका लेंगे तो v इज इक्वल टू मिल जाएगा √2EV अपॉन m, और आपको फाइनली वेलोसिटी क्या मिल रहा है, 2EV अपॉन m। डन है, यही आपका हो जाता है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उस इलेक्ट्रॉन की जब वो एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है। डन है, तो आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस को। तो बच्चों, हम लोगों के सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करने के लिए ट्राई किए होंगे। ठीक है, तो आप करते रहिएगा ट्राई। ठीक है, और भी जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे आप उसको करते रहिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा अगर देखूँगा तो। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट x, y, z इन स्पेस इज गिवन बाई V इज इक्वल टू 4x²। जो अपने पास पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन है ना, वो गिवन है V इज इक्वल टू 4x²। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, 1,0,2 मीटर पर, इन वोल्ट पर मीटर इज। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है वोल्ट पर मीटर पर, किस पॉइंट पर, 1,0,2 पर, जबकि आपके पास पोटेंशियल का इक्वेशन गिवन है V इज इक्वल टू 4x²। तो मैंने आपको, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन बताया था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला था, है ना। और मैंने आपसे ये भी कहा था, जहाँ कहीं भी आपको ग्रेडियंट लिखना हो, चाहे वो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो, चाहे प्रेशर ग्रेडियंट हो, चाहे फोर्स ग्रेडियंट हो, चाहे वेलोसिटी ग्रेडियंट हो, कोई भी ग्रेडियंट लिखना हो, आप उसको सीधे लेंथ से डिवाइड कर दो। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखने के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, क्या था वो, E इज इक्वल टू -dV/dr, है ना, -dV/dr, या अगर R नहीं, यहाँ पे क्या है x है, तो हमने इस R को क्या लिख दिया, x लिख दिया। dV/dx, x क्या है, एक लेंथ है, तो हमने पोटेंशियल को क्या कर दिया, x से डिवाइड कर दिया, मतलब लेंथ से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। मेरे को क्या मिल गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझा रखा है, इज इक्वल टू -dV/dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियल का x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आप देखो यहाँ पे जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे -d/dx, और v की जगह क्या रखेंगे, 4x²। तो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 8 -8x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -8x आ जाएगा। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर फाइंड करना है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है 1,0,2 पर। x के लिए वैल्यू कितनी है, 1 है, और y के लिए 0 है, और z के लिए 2 है। बट क्या इसमें z का कोई कंपोनेंट आ रहा है, नहीं ना। इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक वेक्टर जो मुझे मिल रहा है वो किस डायरेक्शन में मिल रहा है, x डायरेक्शन में मिल रहा है, z डायरेक्शन में कुछ नहीं मिल रहा है। वो भी x की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे, -8। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, -8।
जहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, ये माइनस एक्स डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? माइनस एक्स डायरेक्शन में है। वो भी कितना है? 8 है। 8 है और किस डायरेक्शन में? माइनस एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे y और z का कोई भी कंपोनेंट नहीं आ रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग 8 आ रहा है, तो यही ऑप्शन सही है अपने पास। और भी ऑप्शन चेक कर लें। 8 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये तो है नहीं। और 16 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये भी नहीं आया आपके पास। 16 अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ये तो है ही नहीं, इसका कंपोनेंट ही नहीं प्रेजेंट है। तो अपने पास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, निकालने का तरीका आपको पता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला लगाएंगे, जो आपके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिगर शोज 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस ए एंड बी। इस फिगर में आपके पास 2 इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ए और बी दोनों कैसे हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। ठीक है भैया, केप्ट एट अ स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल आर। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों सरफेस हैं, दोनों सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर है। ठीक है, फ्रॉम ईच अदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इन दोनों सरफेस को उठा करके मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इन दोनों सरफेस को उठा करके मैंने किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और इन दोनों सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? स्मॉल आर है। ठीक है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ -q कूलम इज टेकन फ्रॉम द सरफेस ए टू बी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू। एक -q चार्ज है, उसको मैं ए से बी तक क्या कर रहा हूँ? कैरी कर रहा हूँ। तो इस कैरी करने में मेरा जो टोटल वर्क डन है वो आपको डिफाइन करना है। अब आपके मन में एक टॉपिक ये भी आना चाहिए कि जब मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, तो आपके मन में ये भी आना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में समझा रखा था कि जब इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उस सरफेस पे एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी चार्ज कैरी करने में जो टोटल वर्क डन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। और इसीलिए आपका पहला आंसर क्या दिया है? 0 दिया है। और दूसरा ऑप्शन है -q 4/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। और तीसरा ऑप्शन है +4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और फोर्थ ऑप्शन है q इंटू ई इंटू आर। आप पहले देख करके ही तुरंत क्या आंसर मारोगे? 0, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन पे हमने कहा था कि जब आपके पास एक सिंगल सरफेस होगा, अगर मैं इस सिंगल सरफेस ए पर ही लेकर के जाऊं, ए से चार्ज को कैरी करके ए पर ही लेकर के जाऊं, तब मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी सरफेस के लिए होता है। बीच में जब आप ए से बी तक कैरी करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ का पोटेंशियल तो इक्वल है, बट बीच में हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज को कैरी कर रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना बच्चे, हमारे पास अगर सरफेस एक सिंगल सरफेस है और उस सरफेस पे अगर हम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक कैरी कर रहे हैं, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर मैं चार्ज को ए से ए तक पे ही इधर उधर कैरी करता हूँ तो हमारा नेट वर्क डन 0 हो जाएगा। बट अगर मैं ए से बी तक कैरी करके लेके जा रहा हूँ तो हमारा वर्क डन 0 नहीं होगा। तो हमारा वर्क डन होगा क्या? आप जानते हो वर्क डन का फार्मूला होता है W = फोर्स इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है? R। ये तो हमारे ऑप्शन में कहीं है नहीं, फोर्स इंटू आर। तो हम ढूंढेंगे कहाँ से फोर्स की वैल्यू? आपने 11th की जो इलेक्ट्रिक पोर्शन है ना, उस 11th के इलेक्ट्रिक पोर्शन में आपने फार्मूला पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? E = F/Q होता है। यहाँ से आप F की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिल जाएगा? F = E × Q, और वही हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो क्या मिल जाएगा? E × Q × R। और आपको वर्क डन क्या मिल गया? Q × E × R। और आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चे, ये इक्विपोटेंशियल का कॉन्सेप्ट जब आपके पास सिंगल सरफेस होगा तभी अप्लाई होगा। सिंगल सरफेस पे आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं भी कैरी करोगे तो उसमें वर्क डन आपका 0 होगा। लेकिन जब आपके पास सरफेस चेंज हो जाएंगे और उनके बीच का समथिंग डिस्टेंस आ जाएगा और मीडियम भी चेंज हो जा रहा है, आप देखो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बीच में क्या है? एयर है, इनके बीच का डिस्टेंस R है ना, और एयर ना होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फिर आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस आ रहा है, तो इन दोनों पे जो हमारा वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? ये 0 नहीं होगा। तो हमारा वर्क डन होगा क्या? फोर्स इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? R है, और फोर्स की वैल्यू आपको पता है E इंटू क्या होता है? Q होता है, क्योंकि E = क्या होता है? F/Q होता है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दो,
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हमें हेल्प करनी है यार। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे की हेल्प होगी तो बच्चे अच्छे नंबर पाएंगे ना, और बच्चे जब अच्छा नंबर पाएंगे तो कहीं ना कहीं खुद से खुशी होती है कि हाँ चलो बच्चे आप ग्रो करते हो, तो टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, ठीक है। क्योंकि टीचर और स्टूडेंट में ही एक ऐसा रिलेशनशिप होता है, और पेरेंट्स में, आपके गार्जियन में, और टीचर और स्टूडेंट में, ये तीनों की जो बॉन्डिंग होती है ना बहुत ही सटीक होती है। तीनों में से अगर बच्चा ग्रो करता है ना तो आपके गार्जियन भी खुश होते हैं, आपके टीचर भी खुश होते हैं। बाकी इसके अलावा कोई अदर पर्सन है ना तो वो आपसे नाराज़ जरूर हो जाएगा या आपसे थोड़ा गुस्सा हो जाएगा कि वो सक्सेस हो रहा है, बट टीचर के साथ ऐसा नहीं होता है। आप ग्रो करते हो तो टीचर आपसे कहीं ज़्यादा खुश होता है, आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा खुश होते हैं। तो हमारा एक टारगेट होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में जब कोविड जैसी चीज़ें आपके इतनी भयानक चरम सीमा पर हैं, है ना, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, सारे बच्चे हर जगह पे जाके क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे बच्चों की हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसका स्नैपशॉट ले लो। हाँ तो बच्चों आइए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। और क्वेश्चन जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, द एसआई यूनिट ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। एसआई यूनिट निकालना है आपको किसका, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लूँ तो उसका यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा ये आपको निकालना है। नॉर्मली क्या होता है, हमसे जल्दबाजी में क्या गलतियाँ होती है, देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन इजी होता है बट उस थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब होता क्या है, मैंने देखा क्या कि जल्दी जल्दी में मैंने देखा एसआई यूनिट ऑफ लास्ट में मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने देखा इज इक्वल टू F/Q न्यूटन पर कूलम, और न्यूटन पर कूलम मेरा ऑप्शन कहाँ है, पहला ही ऑप्शन है। पहला ही ऑप्शन आपको न्यूटन पर कूलम मिला, पहला ऑप्शन मारा और आगे बढ़ गए, बट आपके साथ गलत हो जाता है क्योंकि आपने क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ा और ध्यान से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा सिर्फ टर्निंग पॉइंट क्या है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है। क्वेश्चन में आपके मेंशन है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है। नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट नहीं पूछ रहा है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन कौन सा, E.dl है ना। E.dl क्या हो जाता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर कहीं आपको मिल जाए E.da तो ये लाइन इंटीग्रल नहीं होता है, ये एरियल इंटीग्रल होता है, बोले तो सरफेस इंटीग्रेशन होता है। ये कौन सा इंटीग्रेशन होता है, सरफेस इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, मतलब पर यूनिट लेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब यूनिट लेंथ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसको बोलेंगे क्या, लीनियर इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर ये E.da लगा तो क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहाँ पे क्या है, मुझे निकालना है लीनियर इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट निकालना है। तो आप खुद ही देखो, लीनियर इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम यूनिट निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा, जनरली न्यूटन पर कूलम, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। और आपको पता है क्या ये ऑप्शन में मिल रहा है न्यूटन मीटर पर कूलम, नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम है ना, बट ये काम नहीं चलने वाला है। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपको पता है न्यूटन और मीटर मिलके क्या होते हैं, न्यूटन और मीटर मतलब फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वर्क होता है, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जूल पर कूलम, और इसी को मैं लिख सकता हूँ जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम कहीं ऑप्शन है क्या अपने में, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू कूलम, जूल पर कूलम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा अपने लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आपको नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन देख करके आंसर नहीं मारना है, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, वरना जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है ना, हमें आते हुए भी चीज़ें गलत कर जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं। आप खुद ही देख रहे हो मेरे पास स्पेस नहीं है, और मैं छोटे से स्पेस में उसको सॉल्व कर रहा हूँ। जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवाएंगे सब ट्रिकी बेस्ड है, कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको लेंदी नहीं करवाया है। लेंदी करवाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म में उसको सॉल्व करना है, ज़्यादा अपने पास टाइम नहीं होता है। क्वेश्चन को जितना सिंपल करके आप सॉल्व कर सको वही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
तो आप खुद ही देख सकते हो, इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हो कि क्वेश्चन कोई भी मैंने लेंदी नहीं करवाया तो मतलब लेंदी है ही नहीं क्वेश्चन। आपको इतने में मैंने सॉल्व करवा दिया, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व करने में 10 to 20 सेकेंड लगेंगे, उतने में आपका सॉल्व हो जाएगा। बस ध्यान क्या देना हमें कि एक एक वर्ड पे ध्यान देना। लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट नहीं पूछेगा। नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर ऐसा यूनिट पूछ ले तो फिर एग्जाम तो हर कोई क्रैक कर जाएगा ना, इतना आसान नहीं, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है। तो आई होप कि आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर आप उसका आंसर दोगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें क्या है अपने पास, एन इलेक्ट्रिक सेल डज 5 जूल ऑफ वर्क। कितना वर्क कर रहा है? 5 जूल वर्क कर रहा है। एन इलेक्ट्रिक सेल डज 5 जूल ऑफ वर्क इन कैरिंग 10 कूलम चार्ज। कितना चार्ज कैरी कर रहा है? 10 कूलम का चार्ज कैरी कर रहा है। जो आपके पास वर्क W की वैल्यू है वो कितना है? 5 जूल है, और चार्ज कितना कैरी कर रहा है? Q की वैल्यू कितनी है? 10 कूलम है। अराउंड अ क्लोज सर्किट, एक क्लोज सर्किट में क्या कर रहा है? 10 कूलम के चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क कर रहा है? 5 जूल का वर्क कर रहा है। आपको फाइंड करना है द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल इज। उस सेल का आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फाइंड करना है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम शॉर्ट वे में बोलते हैं ईएमएफ। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ईएमएफ क्या होता है किसी भी सेल का, क्योंकि आई थिंक प्रीवियस क्लास में मैंने ईएमएफ को नहीं बताया। ईएमएफ क्या होता है? एक कोई भी सेल होता है, उस सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। मतलब कैथोड पे सारे के सारे नेगेटिव चार्ज का कलेक्शन हो जाता है और एनोड पे सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज का कलेक्शन हो जाता है। अब होता क्या है ना कि इस पे सारे नेगेटिव और इस पे सारे पॉजिटिव इकट्ठा तो हो गए, और बाहर से अगर मैं सर्किट को कनेक्ट कर रहा हूं तो बाहर से मेरा सर्किट तो कनेक्ट हो गया, बट अभी अंदर से मेरा सर्किट नहीं कनेक्ट हुआ है। और जब तक पूरी सर्किट क्लोज नहीं हो जाती है तब तक करंट का फ्लो नहीं होना है। तो बाहर से तो मुझे लग रहा ना कि मैंने सर्किट क्लोज कर दी, अंदर से तो सर्किट क्लोज ही नहीं हुई। अब अंदर से होता क्या है? अंदर से चार्ज फ्लो हो करके और किधर जाते हैं? एनोड की तरफ जाते हैं। ठीक है, अंदर से चार्ज फ्लो होकर के किधर जाते हैं? एनोड की तरफ जाते हैं। और इस चार्ज को फ्लो करवाने में जो आप वर्क डन करते हो, ठीक है, मतलब ध्यान से देखना, जब आप बाहर से सर्किट कंप्लीट करते हो और एनोड और कैथोड पे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन शेयर होने लगते हैं, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेंगे? कैथोड पे। सारे के सारे प्रोटॉन कहाँ जाना चाहेंगे? एनोड पे। और ये शिफ्ट करने में जो आप वर्क डन करते हो, चार्ज को कैथोड और एनोड पे ले जाने में जो वर्क डन होता है, उसी को बोलते हैं उस सेल का ईएमएफ। किसी भी सेल का ईएमएफ कभी भी चेंज नहीं होता है। जब आप मार्केट में सेल खरीदने जाते हो और सेल पे देखते हो 2.4 वोल्ट या 0.5 वोल्ट या 8 वोल्ट, जो भी आप देखते हो 2 वोल्ट 5 वोल्ट, वो सारा का सारा उस सेल का ईएमएफ होता है, कभी भी पोटेंशियल नहीं होता है। पोटेंशियल जब सेल के ऊपर आप रेजिस्टेंस लगा देते हो उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन जो आप सेल पे नॉर्मली देखते हो इतना वोल्ट, वो सारा का सारा उसका ईएमएफ होता है, और कभी भी सेल का ईएमएफ चेंज नहीं किया जा सकता है। सेल जिस समय अपने मैक्सिमम चार्जिंग पर होता है वही उस समय उसका क्या हो जाता है? ईएमएफ हो जाता है। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होता है? किसी भी सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, द वर्क डन टू सेपरेट द चार्ज एट कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड पर चार्ज को सेपरेट करने में जो आपका वर्क डन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उस सेल का ईएमएफ बोलते हैं। तो सेल को चार्ज को सेपरेट करने में जो वर्क डन, मतलब पर यूनिट चार्ज को जो आप सेपरेट करने में वर्क डन कर रहे हो, वही आपका ईएमएफ हो जाएगा। बोले तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/Q। आप बोलोगे यही तो पोटेंशियल का भी है, बिल्कुल पोटेंशियल है, लेकिन वर्क डन क्या हो जाता है? थोड़ा सा अलग हो जाता है। पोटेंशियल आपके टर्मिनल के बीच काम कर रहा है, यहाँ पे क्या होता है? चार्ज को सेपरेट करा रहे होते हैं, और ये आपका हमेशा मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये हमेशा आपका क्या होता है? मैक्सिमम होता है। टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी ईएमएफ से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ईएमएफ से या तो इक्वल या तो उससे कम होगा, लेकिन ईएमएफ ये बोलो कि टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा कि सेल का ईएमएफ क्या होता है? टू सेपरेट द चार्ज टूवर्ड्स द कैथोड एंड एनोड। ठीक है, कैथोड और एनोड की तरफ चार्ज को सेपरेट करने में जो टोटल वर्क डन है, उसी को ईएमएफ बोलते हैं। इसकी भी यूनिट वोल्ट ही होती है। तो आप यहाँ से आई थिंक फाइंड कर सकते हो। W आपके पास गिवन है 5 जूल, और आपके पास चार्ज की वैल्यू है 10, और ये आ गया 1/4।
2, 1/2 की वैल्यू कितनी है 0.5, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है 0.5। डन है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 कूलम, चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है 20 कूलम, ठीक है। ये क्यू की वैल्यू अपने पास गिवन है कितना 20 कूलम, फ्रॉम ए टू बी ओवर अ डिस्टेंस इतना मीटर। डिस्टेंस आपके पास गिवन है, डिस्टेंस बोले तो डी गिवन है ना, या आर गिवन है कितना 0.2 मीटर इज 2 जूल। जो आपका वर्क डन गिवन है वो कितना है 2 जूल है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी इज, क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं। द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्रॉम ए टू बी ओवर अ डिस्टेंस 0.2 मीटर इज 2 जूल। आपके पास एक कोई 20 कूलम का चार्ज है जिसको आप ए से बी की तरफ मूव करवा रहे हो, ठीक है। और इन ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर है। और इस 0.2 मीटर डिस्टेंस को आप 20 कूलम के चार्ज को जब कैरी करवा रहे हो तो आपको 20 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। कितना वर्क करना पड़ रहा है 20 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। 2 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। तो कह रहा है ए और बी दोनों जो सरफेस है इनके बीच का पोटेंशियल निकालो। ए और बी, ध्यान से देखिए, ए और बी दो सरफेस हैं और इन दोनों सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.2 मीटर है। और एक कोई आपके पास 20 कूलम का चार्ज है जिसको आप यहाँ इस सरफेस ए से और इस सरफेस बी तक ला रहे हो। और ये लाने में जो आपका वर्क डन हो रहा है ना वो वर्क डन आपका 2 जूल है। तो कह रहा है दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। आपको पता है क्या पोटेंशियल डिफरेंस ए से बी तक जा रहा है ना, तो वी बी माइनस वी ए है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा W/Q। बट मुझे ए और बी के बीच का चाहिए ना, ए और बी के बीच का, तो इसका क्या कर देंगे हम अपोजिट। मेरे को क्या मिल जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस W/Q, ठीक है। और माइनस W की वैल्यू कितनी है, कितना वर्क करना पड़ रहा है मेरे को 2 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। और Q की वैल्यू कितनी है 20 कूलम है, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 ना, मतलब 10 की पावर माइनस 1 वोल्ट, 10 की पावर माइनस 1 वोल्ट। 10 की पावर माइनस 1 वोल्ट कहीं पे है क्या, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 और 4 इंटू 10 की पावर -1 -1, सॉरी ये माइनस में लगाना भूल गया, -1 इंटू 10 की पावर -1। आपके पास यही आंसर सही हो जाएगा 10 की पावर -1, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अच्छा ये बोलोगे कैसे 10 की पावर -1, तो इस 10 को आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 और ये -1, तो इस -1 को आपने ऐसे रख दिया, -1 इंटू 10 की पावर -1 वोल्ट हो जाएगा, जो आपका वर्क डन हो जाएगा ए और बी के, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा ए और बी के बीच में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। तो आइए बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो अपने पास है वो क्या है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर अ स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल l मीटर, ठीक है। एक कोई स्मॉल l मीटर का अपने पास रेडियस है और उस सरफेस पे, उस स्फीयर पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, उस फ्लक्स की वैल्यू कितनी है फाई है। ये फ्लक्स की वैल्यू कितनी है फाई है, जबकि मेरे पास रेडियस कितना है l मीटर है, रेडियस कितना है l मीटर है। द रेडियस ऑफ द स्फीयर वर डबल्ड, अगर आपने रेडियस को क्या कर दिया डबल कर दिया, मतलब पहले l था ना, तो अब क्या कर दिया आपने डबल करके 2l कर दिया है, रेडियस को क्या कर दिया है 2l कर दिया, विदाउट चेंजिंग द चार्ज। आपने चार्ज को चेंजिंग नहीं किया है, चार्ज को चेंज नहीं किया है, फिर भी आपने उस स्फीयर का रेडियस क्या कर दिया है डबल कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बिकम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास एक स्फीयर है, जिस स्फीयर का जो रेडियस है वो स्मॉल l है और उस स्फीयर पे समथिंग चार्ज है। आपने क्या किया, उस चार्ज को तो चेंज नहीं किया, लेकिन उसके रेडियस को क्या कर दिया डबल कर दिया। तो कह रहा है आपका नेट न्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा। तो आपको गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग पता है ना, क्योंकि गॉस ने कहा था ये सब खुराफात करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है Q/ε0, मतलब ये जो फाई ई है ना, ये टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है
चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। जो फ्लक्स की वैल्यू है ये डिपेंड किस पे कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। और चार्ज को आप यहाँ चेंज ही नहीं कर रहे हो। चेंज किसको कर रहे हो, लेंथ को कर रहे हो, उसके रेडियस को कर रहे हो। तो रेडियस को चेंज करने से फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप जब तक चार्ज को चेंज नहीं करोगे तब तक फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो आप जब चार्ज को चेंज नहीं करो तो फ्लक्स पे कोई भी चेंजिंग नहीं पड़ने वाला है, और पहले जो फ्लक्स था वही फ्लक्स अभी भी रहेगा। तो पहले फ्लक्स था हमारे पास फाई, तो अब फ्लक्स क्या बचेगा, फाई बचेगा। ये कितना है 2 पाई, और 5/2 5/4, और ये अपने पास फाई है। तो ये ऑप्शन अपने लिए सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अपने को चार्ज में कोई चेंजिंग हमने नहीं कर रखा है, हमने सिर्फ और सिर्फ उस स्फीयर के रेडियस को चेंज किया है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two thin infinite parallel sheets have uniform surface densities of plus sigma and minus sigma। ये प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा क्या है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने आपको बता रखा है पिछले वीडियो में कि आपने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन जब पढ़ा था तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, किसी भी पर यूनिट एरिया पर सरफेस चार्ज डेंसिटी समझ लीजिएगा, पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसी को बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछा जाए तो पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज प्रेजेंट है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है इसको हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। जैसे अगर मेरे को लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करी जाए तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। ठीक है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात करें तो क्या हो जाएगा Q/A। पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज प्रेजेंट है उसी को क्या बोलेंगे हम, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को अगर मैंने मान लिया गामा से लिखा, ठीक है, गामा से लेट कर लिया, गामा से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी Q/V। इसको क्या बोलेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डन है। तो ये अपने पास तीनों डेंसिटीज हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है, पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, और पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। इसी को आप बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो अब मेरे से कह रहा है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, दोनों सीट का, दो सीट है अपने पास इनफाइनाइट लेंथ के, 4 सीट है, और दोनों इनफाइनाइट लेंथ के जब चार्ज सीट हैं तो इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, किसी भी एक चार्ज सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, ये मैंने आपको शायद प्रीवियस वीडियो में बताया है, अगर नहीं बताया तो आप समझ लीजिए। एक इनफाइनाइट लेंथ या इनफाइनाइट एरिया का जो चार्ज सीट होता है, उस चार्ज सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E = σ/ε0। ये एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, सेकेंड एप्लीकेशन है। E = σ/ε0। किसी भी इनफाइनाइट एरिया के चार्ज सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है σ/2ε0। ये एक सीट की वजह से होती है। अब अपने पास है कितने सीट, ध्यान से देखिएगा, 2 थिन इनफाइनाइट पैरेलल सीट है यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटीज। अपने पास 2 पतले यूनिफॉर्म चार्ज के क्या हैं, 2 सीट हैं। तो एक सीट की वजह से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा σ/2ε0, और दूसरे की वजह से σ/2ε0, क्योंकि दोनों की सरफेस डेंसिटीज क्या है, इक्वल है। तो एक की वजह से तो अपने पास हो गया E1 = σ/2ε0। ऐसे ही E2 की वजह से क्या हो जाएगा σ/2ε0, क्योंकि चार्ज सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है फ्रॉम गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, E = σ/2ε0। एक की वजह से इतना हो गया, दूसरे की वजह से इतना हो गया, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E = E1 + E2, और कितना हो जाएगा σ/2ε0 + σ/2ε0। हाफ और हाफ मिलकर क्या हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं ना, तो σ/, क्या हो जाएगा, ε0 हो जाएगा। क्योंकि ये देखो आप, ये क्वांटिटी क्या है, हाफ है ना, हाफ ऑफ σ/ε0, दिस इज हाफ ऑफ σ/ε0। तो हाफ और हाफ मिलके क्या हो गए, फुल हो गए। ठीक है, तो अपने पास टोटल क्या आ गया σ/ε0। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है वो कितनी आएगी σ/, ये पहला ऑप्शन अपना सही है, σ/ε0। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
और अगर बच्चे थोड़ा भी आपको डाउट लगे तो आप प्रीवियस वाला वीडियो ज़रूर देख लो, क्योंकि वहाँ से कई सारी चीज़ें यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं वहाँ पे नहीं बता पाया, या उनको डायरेक्ट आप न्यूमेरिकल पे अप्लाई करते हो, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ कवर करूँगा। और 110% है, 2 वीडियो के अंदर आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी इस चैप्टर से कि कुछ बच जाए, आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर भी पूछा जाए, ऐसा कभी नहीं पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको कवर करवाता हूँ। डन है? तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसकॉन्टिन्यूअस, शेयर भी करना है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसकॉन्टिन्यूअस अक्रॉस अ चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। एक चार्ज कंडक्टिंग जो सरफेस है ना, उसके लिए डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होगा। सपोज ये चार्ज कंडक्टिंग एक सरफेस है, इस सरफेस के लिए डिसकॉन्टिन्यूअस कौन सा फंक्शन होगा। ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या दोनों, या नन ऑफ दीज। अपने पास क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हाँ बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसकॉन्टिन्यूअस अक्रॉस अ चार्ज कंडक्टिंग सरफेस। एक सरफेस है जो चार्ज को कंडक्ट कर रहा है, एक सरफेस है जो चार्ज को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। और इस चार्ज कंडक्टिंग सरफेस के लिए क्या चीज़ डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। वर्ड पे ध्यान रखना बच्चे, यहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं पूछ रहा है, यहाँ डिसकॉन्टिन्यूअस पूछ रहा है, डिसकॉन्टिन्यूअस। और आपको मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बता रखा था कि कोई भी स्फीयर अगर है और उस स्फीयर के सरफेस पे आप चार्ज रखते हो तो उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। चाहे आप सरफेस की बात करो या सरफेस के अंदर की बात करो, हर जगह पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिसकॉन्टिन्यूअस तो होगा नहीं, क्योंकि हर जगह पे पोटेंशियल इक्वल है। लेकिन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है, ये चेंज होती रहती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और ये 11th के वीडियो में आपको मिलेगा, मैं ही आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे भी, और वहाँ पे मैं आपको डिटेल समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा चेंजिंग हो रहा है डिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम होती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप डिस्टेंस को कम करते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी, तेज़ी से बढ़ेगी। तो अभी के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, कौन सा फंक्शन है जो डिसकॉन्टिन्यूअस है, डिसकॉन्टिन्यूअस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस के साथ चेंज होता रहता है। बट पोटेंशियल क्या है ना, उस सरफेस पे अगर जिस पे चार्ज रखा हुआ है वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कांस्टेंट जब हो जाएगा, चाहे आप इस सरफेस की बात करो या सरफेस के अंदर की बात करो, तो भी पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल होगा। और इक्वल होने के कंडीशन में वो डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं मानी जाएगी, वो कॉन्टिन्यू मानी जाएगी। तो नन ऑफ दिस का तो चांस ही नहीं बनता, क्योंकि अपने पास ऑप्शन है कौन, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। और बोथ को हम नहीं लगा सकते, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, वो एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है फॉर द पर्टिकुलर सरफेस, उस सरफेस और उस सरफेस के अंदर के लिए, डन है। तो आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अपने पास अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन डी एंड बी। ये जो नेटवर्क आपके पास गिवन है ना, इस नेटवर्क में डी और बी के बीच का आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो आई थिंक आपको आपने पढ़ा होगा प्रीवियस वीडियो में कि सीरीज़ कम्बिनेशन में जो हमारा कैपेसिटेंस होता था वो 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 एंड सो ऑन होता था। बट पैरेलल कम्बिनेशन में अपने पास जो कैपेसिटेंस होता था वो क्या होता था, c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 एंड एक्स्ट्रा सो ऑन। तो फिर आपको इस सर्किट को देख करके आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। आई थिंक आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करो, है ना, कि आप इसको सॉल्व करने के लिए कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन तो आपने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा रेजिस्टेंस के लिए, बट यहाँ पे एक कंडीशन उल्टा हो जाएगा, जो वहाँ रेजिस्टेंस के लिए आप पैरेलल लगाते थे वो यहाँ कैपेसिटेंस के लिए सीरीज़ लग जाएगा। तो हम लोग भी सॉल्व करते हैं, आइए ध्यान से देखते हैं। मुझे निकालना जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो डी और बी के बीच का निकालना है, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का निकालना है। अगर मैं इस नेटवर्क को ध्यान से देखूं तो मेरे को क्या लग रहा है, ये डी ए और बी, डी ए और बी ये किस में आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं। डी ए और बी किस में आ रहे हैं, सीरीज में। और फिर बी सी डी जो है ये भी किस में आ रहे हैं, सीरीज में। बी सी डी भी किस में आ रहे हैं, सीरीज में। और इनका जो रिजल्टेंट, सपोज इनका रिजल्टेंट C1 हो गया और इनका रिजल्टेंट क्या हो गया, C2 हो गया। ये C1 C2 फिर BD के साथ किस में आ रहे हैं,
पैरेलल में आ रहे हैं, C1 BD और C2 फिर किस में आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं। तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। पहले तो हम C1 की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/1 कितना हो गया, 2/1। C1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/1, 1/C1, सॉरी सीरीज कम्बिनेशन है ना, तो 1/C इज इक्वल टू क्या होता है, 1/, ये देख लो फिर से बच्चे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो मैं लिख सकता हूँ 1/C1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1 और ये टोटल हो जाएगा 2/1। तो मेरे को C1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2। C1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2, ठीक है। C1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 और सेम प्रोसेस से मुझे C2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2। तो C1 की वैल्यू 1/2 और C2 की वैल्यू 1/2 और BD की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोफैरेड। और ये तीनों आपस में किस में हो जाएंगे, पैरेलल कम्बिनेशन में, समझ रहे हैं ना ये AD सीरीज में हो जाएंगे और BCD किस में हो जाएंगे, सीरीज में, साथ ही साथ BD के साथ ये किस में हो जाएंगे, पैरेलल कम्बिनेशन में। तो फिर इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब ये तीनों पैरेलल कम्बिनेशन में हो गए, तो पैरेलल कम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस आता है वो होता है क्या, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की वैल्यू 1/2 प्लस C2 की वैल्यू 1 प्लस C3 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1 है ना, ये 1/2 और ये सब मिला करके कितने हो गए, 2 1 3 1 4/2 और इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास 2। जो नेट कैपेसिटेंस आया वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो आप देख लो ऑप्शन में कौन सा 2 माइक्रोफैरेड है, ये तीसरा ऑप्शन अपने लिए सही हो जाएगा। एक बार इस सर्किट को फिर से देख लेते हैं। सर्किट में देखिए होता क्या है, क्या अपने पास जो कंडीशन है वो DAB किस में है, सीरीज में, और DCB किस में, सीरीज में। फिर इसका जो रिजल्टेंट C1 आया वो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 और C2 की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 1/2। और फिर BD के साथ ये किस में आ गया, पैरेलल कम्बिनेशन में, और पैरेलल कम्बिनेशन होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 की वैल्यू कितनी है, अरे मैंने ये नाम इसका उल्टा लिख दिया है, ठीक है बच्चे कोई बात नहीं, इसको आप C2 दे दो, है ना, और ये बीच वाला BD ले लो, C ऑफ BD, ठीक है, BD का कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये तीनों किस में आ जाएंगे, पैरेलल, और C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C ऑफ BD प्लस C2, और इसका जो रिजल्टेंट आ जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 सब मिला करके 4/2 और रिजल्टेंट फिर क्या हो गया, 4/2 को आप क्या लिख सकते हो, 2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 माइक्रोफैरेड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है वो क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक्स। कितने डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, 2 डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, एज सोन इन फिगर। इस फिगर में आप देख रहे हो कि आपके पास टोटल L लेंथ का कोई एक कैपेसिटर है, L लेंथ का एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, दोनों पार्ट इक्वल हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन हम समझ लेते हैं फिर फिगर को समझते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड with 2 dielectrics as shown in figure. Its capacity has ratio with capacity without dielectric is, हाँ आपके पास एक कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर का टोटल लेंथ L है और उस कैपेसिटर को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, जिसमें डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक के मटेरियल भर दिए गए। हाफ लेंथ में K1 डाइलेक्ट्रिक का मटेरियल भर दिया गया है और बाकी का हाफ लेंथ जो है उसमें K2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया गया है, ठीक है। और दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का जो लेंथ है वो स्मॉल d है अपने पास और कैपेसिटर का जो टोटल लेंथ है वो कितना है, L है। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जब मैंने इस कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा था, पहले तो आपने डाइलेक्ट्रिक भर दिया है, तो डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद का जो कैपेसिटेंस है और डाइलेक्ट्रिक ना भरने का जो कैपेसिटेंस था उनका रेशियो क्या होगा। डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद और डाइलेक्ट्रिक भरने से पहले का जो कैपेसिटेंस है उनका रेशियो क्या होगा। तो हमने लेट किया कि इसका डाइलेक्ट्रिक जब हमने नहीं भरा था, तो डाइलेक्ट्रिक जब हमने नहीं भरा था तो यहाँ का कैपेसिटेंस क्या था, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है, ε0 A/d होता है ना, क्या होता है कैपेसिटेंस, C इज इक्वल टू ε0 A/d होता है जब हम डाइलेक्ट्रिक नहीं भरते हैं। लेकिन जब हम डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं ना तो अपने पास
इसका जो एरिया हो जाता है वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है ना। जब डाइलेक्ट्रिक हम भरते हैं तो क्या करते हैं, एरिया को आधा कर देते हैं। तो ये हमने जब डाइलेक्ट्रिक नहीं भरा था तो हमने लेट कर लिया कि हमारे पास क्या था, सी नॉट था। सी नॉट की वैल्यू कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसका टोटल एरिया कितना है, ए है, और दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस डी है। जब हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो एरिया क्या हो गया अपने पास, हाफ हो गया। डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद जो कैपेसिटेंस आया वो C इज इक्वल टू क्या हो गया, C1 प्लस C2, क्योंकि अब ये दो तरीके से बिहेव करने लगा, दो कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगा। एक कैपेसिटर ये मान सकते हो C1 और इसको C2। तो C1 और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C1 की वैल्यू आ जाएगी K एप्सिलॉन नॉट A1 है ना, और A1 की वैल्यू है क्या, पहले का हाफ हो गया, तो A/2 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप प्रीवियस वीडियो में आपने डाइलेक्ट्रिक का फार्मूला देखा होगा, नेट कैपेसिटेंस का फार्मूला, कि नेट कैपेसिटेंस का फार्मूला अपने पास क्या आता, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी बाई के। तो K ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। तो यही तो लिखा हुआ है ना, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, बट एरिया क्या हो गया अपने पास इस समय, हाफ हो गया, एरिया आधा हो गया है। ऐसे ही C2 के लिए लिख सकते हैं K1, और इसके लिए क्या हो जाएगा K2, है ना। C2 के लिए क्या हो जाएगा K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2 होल अपॉन डी। ठीक है, ये हो गया दोनों कैपेसिटेंस का वैल्यू। अब इसमें देखो आप कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को, कॉमन हमें दिख रहा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, K1 प्लस K2 बाई 2, K1 प्लस K2 बाई 2। और ध्यान से अगर हम देखें तो हम एप्सिलॉन नॉट A बाई डी की वैल्यू क्या है, C नॉट है ना। एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी की वैल्यू क्या है, C नॉट है। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C नॉट K1 प्लस K2 अपॉन 2। C नॉट को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन 2। ठीक है, और यही तो हमसे कह रहा था कि डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद और डाइलेक्ट्रिक भरने से पहले का जो कैपेसिटेंस है उसका रेशियो क्या होगा। तो रेशियो क्या आ गया अपने पास, K1 प्लस K2 बाई 2। अब आप चेक कर लो कि ऑप्शन में आपके कौन सा है, पहला है क्या K1 प्लस K2, दूसरा है K1 प्लस K2 बाई 2। तो दूसरा ऑप्शन अपने हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, बट थोड़ा सा समझाने में आपको टाइम लगा है कि एरिया क्या हो गया है, बाद में हाफ हो गया। पहले एरिया A था तो उस हिसाब से हमारा जो कैपेसिटेंस आया था वो क्या था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। लेकिन जब मैंने डाइलेक्ट्रिक को भरा तो अपने पास फार्मूला हो जाता था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी बाई के, क्योंकि आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बता रखा है। तो के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। बट मैंने जब डाइलेक्ट्रिक भरा है ना तो हमारा एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया, और एरिया को मैंने हाफ रखा C1 के लिए और C2 के लिए भी हाफ रखा। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है, K1 और K2 हो जा रहा है। फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद अपने पास रेशियो आ गया। रेशियो क्या निकालना था, ध्यान रखिएगा, इट्स कैपेसिटी हैज़ रेशियो विद कैपेसिटी इस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या हो गया C, और विदाउट डाइलेक्ट्रिक C नॉट की वैल्यू क्या हो गई, K1 प्लस K2 अपॉन 2 हो गया। डन है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अभी अपने पास एक क्वेश्चन और है इस पे, अ कैपेसिटर वर्क इन, एक कैपेसिटर किस में वर्क करता है, AC में, DC में, या दोनों में, या नन ऑफ दीज में। कैपेसिटर का काम होता है बच्चे एनर्जी को इंस्टेंट प्रोवाइड करना और फास्ट चार्ज हो जाना, लेकिन कैपेसिटर कभी भी DC पे वर्क नहीं करता है। कैपेसिटर क्या करता है, DC को ब्लॉक कर देता है, डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। ये हमेशा अल्टरनेटिंग करंट ही एब्जॉर्ब करता है, या अल्टरनेटिंग करंट पे ही वर्क करता है। AC हमेशा जो कैपेसिटर होता है, ये कैपेसिटर अपने से सिर्फ और सिर्फ AC करंट को पास होने देता है। ये हमेशा DC को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ये आपको सेमीकंडक्टर जब पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा कैपेसिटर का यूज़। ठीक है, और वहाँ पे हम ब्लॉक भी करेंगे, यूज़ भी समझ में आएगा कैसे हम यूज़ कर रहे हैं और कैसे हम ब्लॉक कर रहे हैं DC को। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटर अपने आप DC करंट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अगर आपको AC और DC दोनों मिक्सअप कर दिया जाए और जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ AC को अलग करना है, तो आप क्या करो, उस रास्ते में एक कैपेसिटर लगा दो। और जैसे ही आप रास्ते में एक कैपेसिटर लगाते हो तो होता क्या है, कैपेसिटर DC को ब्लॉक कर देगा और AC को अपने से
पास कर देगा, जिसकी वजह से आप AC और DC को अलग कर सकते हो। तो कैपेसिटर किस पे वर्क करता है? AC सर्किट के साथ वर्क करता है। DC को ये क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। तो अपने पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? AC सर्किट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में भी आ रहा होगा क्वेश्चन। और आपकी जो प्रीवियस वीडियो थी और पोटेंशियल को लेकर के और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर के, उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, बाहर नहीं है बच्चे। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो मैं थोड़ा सा मिस हो जाते हैं, उसको मैं इस पोर्शन में कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज़ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाँ है, बिल्कुल है। अगर आप बोलते हो कि बायो है और भी सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं, उनके भी पार्ट हैं, बट ज़्यादातर केसेस में आपको क्या मिलेंगे? हर जगह फिजिक्स है यार। कहीं भी आप जाओगे, कुछ भी करोगे, तो जो भी आप कुछ कर रहे हो ना, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो वहाँ पे फिजिक्स है। और उस फिजिक्स को सपोर्ट देने वाला कौन है? मैथमेटिक्स है, जो उस फिजिक्स के हमेशा साथ रहता है। ठीक है, तो इनका बॉन्डिंग बड़ा सही होता है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करके और शेयर कर दो। ठीक है, आप स्नैपशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अपने लोगों के पास दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है वो है 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड। अपने पास 2 कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है? 3 माइक्रोफैरड एंड 6 माइक्रोफैरड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन दोनों कैपेसिटर को किस में कनेक्ट किया गया है? सीरीज में कनेक्ट किया गया है, अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 120 वोल्ट का है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है अपने पास 2 कैपेसिटर है, 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड का है, और इस 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड के जो कैपेसिटर हैं इनको हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया हुआ है विद द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 120 वोल्ट। जो हमारे पास पोटेंशियल है V की वैल्यू वो कितना है? 120 वोल्ट है, और इन दोनों को किस में कनेक्ट किया गया? सीरीज में कनेक्ट किया गया। तो आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। 3 माइक्रोफैरड का जो कैपेसिटर है वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हाँ यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल 3 पे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं, और आपको पता है सीरीज में चार्ज इक्वल होता है, करंट इक्वल होता है, पोटेंशियल अलग अलग होता है। पैरेलल कम्बिनेशन होता तो मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 120 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन पैरेलल में ये कनेक्ट नहीं है। दोनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और सीरीज कम्बिनेशन में होता क्या है? करंट तो सेम होती है बट पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो आइए हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अपने पास पहले क्या है? इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और सीरीज का रिजल्टेंट आपको पता होता है क्या होता है? 1/c = 1/3 + 1/6। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 + 1/6, और ये कितना हो जाएगा? 3/6 = 1/2। तो c की वैल्यू मेरे को कितना मिला? 2 मिल गया। c की वैल्यू मुझे कितना मिला? 2 मिल गया। अपने को जो नेट कैपेसिटेंस मिला ना, इन दोनों को जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आया वो कितना आ गया? 2 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है? इस 3 माइक्रोफैरड वाले जो कैपेसिटर है इस पर पोटेंशियल कितना होगा। पोटेंशियल निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए चार्ज, कि टोटल चार्ज कितना इसमें जा रहा है। तो आप निकाल सकते हो। आपके पास C आ गया ना, जब आपके पास C पता है तो आप टोटल चार्ज निकाल सकते हो ना, कि टोटल कितना चार्ज जा रहा है, क्योंकि हमें टोटल पोटेंशियल पता है। टोटल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 120 वोल्ट है, और टोटल कैपेसिटेंस भी पता हो गया, तो आप टोटल चार्ज निकाल लो। Q = क्या होता है? CV होता है। C की वैल्यू 2 है और V की वैल्यू 120 है, तो अपने पास क्या हो गया? 240 कूलम। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अपने पास बैटरी से टोटल कितना चार्ज निकल के गया है? 240 कूलम का चार्ज निकल के गया है। और सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज हर जगह से क्या होता है? सेम होता है। मतलब जितना चार्ज इस 3 माइक्रोफैरड से पास होगा उतना ही चार्ज इस 6 माइक्रोफैरड से भी पास होगा। तो टोटल जो है 240 कूलम का चार्ज जा रहा है, तो वही 3 माइक्रोफैरड से भी पास होगा, और वही 240 कूलम का चार्ज 6 माइक्रोफैरड से भी पास होगा। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 240, और यहाँ पे भी चार्ज की वैल्यू 240। तो आपको चार्ज पता हो गया, यहाँ का कैपेसिटेंस पता हो गया, आप B निकाल सकते हो। तो यहाँ का B कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना,
v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या होता है q बाई सी, है ना। v इज इक्वल टू क्या होता है q बाई सी। यहाँ पे चार्ज कितना है 240 ना, 240 और c की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 8 जा 24 और 0। अपने पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई 80 वोल्ट आ गया। ठीक है, 80 वोल्ट कौन सा ऑप्शन है, पहला 50 है, दूसरा 60, तीसरा 70, फोर्थ ऑप्शन सही है 80 वोल्ट। आई थिंक आपको समझ में आया। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। 3 और 6 को सीरीज में जोड़ा गया तो उनका रिजल्टेंट मैंने निकाला और रिजल्टेंट मुझे कितना मिल गया 2 वोल्ट मिल गया। अब जो मेरे को उस सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस था वो कितना मिल गया 2 वोल्ट, और उस सर्किट का टोटल वोल्टेज कितना है 120 वोल्ट। तो उस सर्किट में टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं, Q इज इक्वल टू CV से मैंने टोटल चार्ज निकाला 240 कूलम आ गया। अब वही चार्ज 240 कूलम उन दोनों कैपेसिटर से पास करेगा, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट है तो दोनों कैपेसिटर से सेम कूलम का चार्ज पास होगा, वो भी कितना 240 कूलम का। तो इस 3 माइक्रोफैरड वाले पे भी 240 कूलम का चार्ज पास होगा। तो 3 माइक्रो कूलम वाला जो कैपेसिटर है इस पर 240 का कूलम का चार्ज फ्लो हुआ, मतलब Q की वैल्यू मेरे को मिल गई और C की वैल्यू तो 3 माइक्रोफैरड है ही, और मैं भी आराम से फाइंड कर सकता हूँ V इज इक्वल टू Q बाई C से। तो मुझे आराम से मिल गया V की वैल्यू कितना 80 वोल्ट मिल गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, अ माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर ऑफ अ TB is subjected to 4000 volt potential difference. The energy is stored in the capacitor. हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने जो आपको एग्जांपल समझाया था, मैंने कहा था कंडेंसर का यूज़ करते हैं, और उस कंडेंसर के यूज़ को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया। एक टीवी है अपने पास, टेलीविज़न है, वो टीबी बीमारी वाली टीवी नहीं है। ठीक है, टेलीविज़न है, एक टेलीविज़न है, और उस टेलीविज़न में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो 1 माइक्रोफैरड का है। उस टेलीविज़न में जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो कितना है 1 माइक्रोफैरड का है, और उस पे जो पोटेंशियल की सप्लाई हो रही है वो 4000 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। उस टीवी में जो वोल्टेज की सप्लाई हो रही है वो 4000 वोल्टेज की सप्लाई हो रही है, और उसमें कैपेसिटर कितना लगा हुआ है 1 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है। तो कह रहा है कि कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा था कि एनर्जी स्टोर कितना होता है हाफ CV²। कितना एनर्जी स्टोर होता है E इज इक्वल टू हाफ CV²। वैल्यू पुट करते हैं 1/2। C की वैल्यू कितना है 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड बोलते तो 10⁻⁻6 इंटू V² जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4000 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 4 जा 16, और ये 10⁻3 है ना, 10⁻3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 10⁻6। तो ये 10⁻⁻6 और 10⁻+6 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 8। तो कितना आ गया अपने पास 8 आ गया। 8 जूल की एनर्जी क्या हो जाएगी इसमें सेव हो जाएगी। तो 8 आपका ऑप्शन है क्या इसमें, हाँ पहला ऑप्शन आपके पास क्या है 8 जूल का है। ठीक है, तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा कि उस कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी 8 जूल की एनर्जी स्टोर होगी। डन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 चार्जेस -10 कूलम एंड +10 कूलम आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 चार्ज हैं अपने पास -10 कूलम का और +10 कूलम का, ये एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं। पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्ज इज। आपको इन दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है ना, इनके मिड पॉइंट पर आपको पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कुछ एक फिगर देख लीजिए, अपने पास एक चार्ज यहाँ पर है और दूसरा चार्ज यहाँ पर है। एक चार्ज है -10 कूलम और दूसरा है +10 कूलम। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, 10 सेंटीमीटर। और मुझे इस मिड पॉइंट पर क्या निकालना है पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है। मिड पॉइंट की बात करें तो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मिड पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस -10 कूलम की वजह से निकालते हैं पोटेंशियल तो V इज इक्वल टू क्या मिलेगा -10/4πε0 इंटू R। 4πε0 इंटू R की वैल्यू कितनी है 5, और किसकी वजह से माइनस की वजह से ना। ठीक है, अगर प्लस की वजह से निकालेंगे तो V प्लस की वजह से वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/4πε0, और प्लस वाले से भी डिस्टेंस कितना है 5।
ठीक है। तो इस पॉइंट ओ पर जो रिजल्टेंट पोटेंशियल आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, दोनों का सम, और दोनों का जब सम करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V प्लस V माइनस, और रिजल्टेंट अपने पास क्या आ जाएगा, V प्लस की वैल्यू है 10/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 10/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, और ये हमारे पास दोनों क्वांटिटी क्या है, इक्वल है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, अपने पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल अपने पास कितना हो गया, मिड पॉइंट पर 0 हो गया। 0 है ऑप्शन में, हाँ पहला ये ऑप्शन आपके पास क्या है, 0 का है, दूसरा ऑप्शन 2 वोल्ट है, -2 वोल्ट, नन ऑफ दिस, तो 0 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से समथिंग डिस्टेंस पे रखे हों और उसके मिड पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना हो, तो हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। बस इक्वल होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए नेचर में, और उन दोनों की जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना, उसके मिड पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना हो, आप डायरेक्ट आंख बंद करके आंसर क्या लगाओगे, 0। ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। डन है। तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझे होंगे, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे के सारे, और हर एक टाइप के मैं आपको एक क्वेश्चन कम से कम करवा रहा हूँ, क्योंकि रिपीट करने से कोई मतलब नहीं बनता क्वेश्चन का, कि बार बार मैं उस क्वेश्चन को रिपीट करके करवाऊँ। हर एक टाइप से मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, और आप जितना मैक्सिमम हो सके उतना आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता है उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। मैं जैसे ही अगर आपका कमेंट देखता हूँ, मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो आप क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होता है आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने पास जो क्वेश्चन है, 2 इक्वल चार्जेस Q ईच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a। अपने पास 2 इक्वल चार्ज हैं जिनकी वैल्यू कितनी है, Q है, और ये एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 2a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, एंड अ थर्ड चार्ज ऑफ -2q कूलम इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट। अपने पास 2 चार्ज हैं, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, Q के हैं, और दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, लेकिन एक तीसरा चार्ज है जिसकी जो वैल्यू है वो क्या है, -2q है। ठीक है, और उसको कहाँ ला करके रख दिया गया, इन दोनों के बीच में रख दिया गया। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हमें। ठीक है, आपको पोटेंशियल नहीं निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, W इज इक्वल टू, या E इज इक्वल टू, या U इज इक्वल टू, जिसको आप बोल सकते हो U इज इक्वल टू क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू, या U इज इक्वल टू, इज क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ठीक है, तो अब हम लोग पहले थोड़ा सिस्टम समझ लेते हैं कैसे किस तरीके से ये एडजस्टमेंट है। सबसे पहले देखिए, अपने पास 2 चार्ज थे, एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या था, Q था। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या था, Q था, और एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब इसके मिड पॉइंट की बात करें, मिड पॉइंट पर एक कोई तीसरा चार्ज है जिसकी वैल्यू है -2q, और इसको ला करके इसके बीच में पुट कर दिया गया है। -2q को क्या किया गया है, इसके बीच में ला करके रख दिया गया है, और बीच में जब रखा गया तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a, और ये बचा हुआ डिस्टेंस a हो जाएगा। तो कह रहा है इस सिस्टम का जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है उसको आप फाइंड करो। तो ध्यान से देखिएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जब मुझे फाइंड करना होगा तो इस और इस चार्ज में वर्क डन का एनर्जी, फिर इस चार्ज में इस चार्ज की वर्क डन की एनर्जी, और फिर इन दोनों चार्ज में एनर्जी, ये टोटल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी। तो हमें जो पूरे सिस्टम की एनर्जी मिल रही है वो 3 पार्ट में मिल रहा है। पहला, इन दोनों की वजह से एनर्जी, और दूसरा इन दोनों की वजह से एनर्जी, और तीसरा जो मिल रहा है वो इसके और इसकी वजह से एनर्जी मिल रही है। तो अगर हम नेट एनर्जी की बात करें, ध्यान से देखना,
टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0। यहाँ अगर इसके और इसके बीच की एनर्जी निकालना है तो Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी Q, और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2Q अपन R होता है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है A है, प्लस इन दोनों का निकालेंगे सेम क्वांटिटी आएगी 1/4πε0 Q इंटू -2Q, और इनके बीच का भी डिस्टेंस कितना है A है। और फिर हम निकालेंगे इन दोनों चार्जेस की वजह से, क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू Q अपन इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2A है। ठीक है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना है 2A है। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पे मेरे को 1/4πε0 कॉमन है, तो इसको मैंने बाहर कर लिया। ठीक है, और Q² भी कॉमन है। ठीक है, Q² भी कॉमन है ना, देखो सब में Q आ रहा है, Q इंटू Q आ रहा है, तो मैंने टोटल कॉमन लिया 1/4πε0 Q² मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या मेरे पास, यहाँ पे बचेगा -2/A -2/A और प्लस 1/2 बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से Q² बाहर हो गया, तो और A हो जाएगा 2A हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो हम एलसीएम लेकर के इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे को क्या आंसर मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा 1/4πε0 Q², और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 -8 + 1 कितना हो जाएगा -7/2A। ठीक है, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -7Q² अपन 4 2 ज़ा 8πε0A। ठीक है, तो अपने पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिली वो कितनी मिल गई -7Q² अपन 8πε0A। क्या ये कोई ऑप्शन में है क्या, Q² अपन 8πε0, ये नहीं है, -7 है, और ये 6 भी नहीं है, ये -7 है, -7Q² अपन 8πε0। हाँ, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो अपने लिए जो ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा -7Q² अपन 8πε0 इंटू A हो जाएगा। डन है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो रही बात पोटेंशियल एनर्जी निकालने की। कैसे निकाला गया, हमने पहले इन दोनों चार्जेस की वजह से निकाला, फिर इन दोनों चार्ज की वजह से, फिर ये इन दोनों चार्ज की वजह से निकाला, और फिर टोटल सम कर दिया और मुझे पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो गई। डन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बट आप जब फास्ट करोगे ना तो ये सारी चीज़ें आप डायरेक्ट कॉमन लेकर के कर लोगे। ये फर्स्ट टाइम था इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप सेकेंड या थर्ड टाइम करोगे ऐसे एग्जाम्पल लेकर के तो आपको बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम आपको 40 सेकेंड तक लग सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁶ वोल्ट। 10⁶, अरे ये मिट चुका है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁶ वोल्ट। ठीक है, एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10⁶ वोल्ट। इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। एक अल्फा पार्टिकल है, वो किस वोल्टेज से एक्सेलरेट कर रहा है 10⁶ वोल्ट से, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है और मूविंग कंडीशन में है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अल्फा पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी होगी तो काइनेटिक एनर्जी है क्या, इसके मूवमेंट करवाने के लिए जो आप वर्क डन कर रहे हो वही आप इसके पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, W = V × Q। V × Q होता है ना, क्योंकि V = क्या होता है, W/Q, तो W = क्या हो जाएगा यहाँ पे, V × Q। तो यहाँ से आप आराम से वर्क डन निकालोगे और वही वर्क डन क्या हो जाएगी, उसको काइनेटिक एनर्जी करवाने में खर्च हो जाएगी। तो वर्क डन = क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, वर्क डन W = क्या हो जाएगा, V × Q। V × Q। पोटेंशियल कितना हमने लगाया है, पोटेंशियल हमने लगाया है 10⁶ वोल्ट, और इंटू Q चार्ज। अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। अल्फा पार्टिकल हम किसको बोलते हैं, हीलियम को बोलते हैं।
जो हीलियम मॉलिक्यूल होता है ना, उस हीलियम मॉलिक्यूल को, हीलियम एटम को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 होता है और हीलियम के पास 2 होता है। आप ये बोलो कि मेरे को केमिस्ट्री नहीं आती, लेकिन इतनी आती है, ठीक है। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है। इतना आगे केमिस्ट्री बहुत है, ठीक है। तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 2 हो जाएगा, डन है। और हीलियम का एटॉमिक नंबर अगर 2 है तो हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन, बोले तो 2 × E। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ना, तो 2 × E हो जाएगा। और ये किस में है, ये वोल्ट में है, ये कितना है, इतना वोल्ट, और इंटू 2 × E हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस E और V को एक साथ करूं तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा ना, तो मैं लिख सकता हूं क्या इसको, 2 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 × 10⁶ EV क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। और 10⁶ को हम मेगा बोलते हैं, 10⁶ को क्या बोलते हैं, मेगा। और 10⁻⁻6 अगर होता है तो उसको माइक्रो बोलते हैं। 10⁻+6 को क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं, और 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास जो टोटल वर्क डन आया है, यही वर्क डन क्या हो जाएगी, उसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और यही वर्क डन आपके पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आया वो कितना है, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अब ऑप्शन चेक कर लो आप, कौन सा है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपके पास। सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, डन है। तो आप इस क्वेश्चन का स्नैपशॉट लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोगों के पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है ना, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्फेयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली आर चार्ज्ड एंड ज्वाइंड बाई अ वायर, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द स्फेयर इज, ठीक है। अपने पास 2 स्फेयर हैं, ठीक है, दोनों स्फेयर का रेडियस R1 और R2 गिवन है, ठीक है। 1 मिनट बच्चे, एक्स्ट्रा नॉइज ना कसम से बहुत दिक्कत करती है, चलो ठीक है। हाँ, हम लोग क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। अपने पास क्या है, 2 स्फेयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। आपके पास 2 स्फेयर हैं जिनका रेडियस क्या है, R1 और R2 है, आर चार्ज्ड एंड ज्वाइंड बाई अ वायर, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्फेयर इज। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा, और ट्रिकी थोड़ा सा समझिएगा क्या इसमें खास है जिसकी वजह से ये बोर्ड पे है। तो इसमें अपने पास 2 स्फेयर है और दोनों स्फेयर का रेडियस R1 और R2 है। दोनों स्फेयर का रेडियस कितना है, R1 और R2 है, और दोनों स्फेयर को चार्ज किया गया है। और जब चार्ज किया गया ना, तो चार्ज करने के बाद इनको वायर से क्या कर दिया गया, आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। अब आप खुद सोचिएगा, जब मैंने स्फेयर को चार्ज किया है और चार्ज करने के बाद वायर से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो उनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल का ट्रांसफ़र होगा, एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। कौन ज़्यादा चार्ज हुआ वो कम चार्ज वाले को क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, और ज़्यादा चार्ज वाला जब कम चार्ज वाले को एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा तो होगा क्या उस कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों तब तक एनर्जी का ट्रांसफ़र करेंगे जब तक दोनों की एनर्जी क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए। और जब दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाएगी तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और दोनों का पोटेंशियल जब इक्वल हो जाएगा तो ध्यान से सुनिएगा, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2। और V का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/R2। पोटेंशियल का तो यही फार्मूला होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता, ये 1/1 ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और ये Q1/Q2, ठीक है, क्योंकि दोनों पे अलग अलग चार्ज भी तो जाएंगे, चार्ज तो इक्वल नहीं रहेंगे, तभी तो उनका पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2, Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2। मुझे Q1/Q2 की वैल्यू क्या मिल गई, R1/R2 मिल गया। समझ में आया कि नहीं आया भाई, ठीक है। Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2 मिल गया। अब मुझे निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है ना रेशियो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, E1/4
E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, Q1 इंटू Q2 है ना अपन R² बोले तो R1², ठीक है, और होल अपान क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान R2 का स्क्वायर। ठीक भैया, अब ध्यान से सुनिएगा, इसको जो हम रेशियो में निकालेंगे ना तो ये अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और अपने पास बचेगा क्या। अच्छा, इस स्फेयर का अलग अलग निकालना है ना, तो अलग अलग निकालोगे तो आप क्या हो जाएगा Q1/R1 का स्क्वायर और Q2/R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, Q2/R2 का स्क्वायर। तो इनका जब रेशियो आप निकालोगे तो आपके पास मिलेगा क्या, ध्यान से सुनना, Q1/Q2 इंटू R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर, और Q1/Q2 की वैल्यू क्या है R1/R2 है, तो इसको लिखोगे आप R1/R2 इंटू R2 का स्क्वायर अपान R1 का स्क्वायर, और ये R1 से एक R1 कैंसिल हो जाएगा, R2 से एक R2 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ R2/R1, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा R2/R1। क्वेश्चन में एक समझने वाली बात यह है, ध्यान से सुनिएगा, कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है ना वो एक सिंगल चार्ज की वजह, सिंगल स्फीयर की वजह से मिल रहा है, तो हम Q1 Q2 नहीं लेंगे, Q1/R1², और दूसरे स्फीयर की वजह से जब लेंगे तो Q2/R2²। दोनों स्फीयर पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, और अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की वजह से और फिर उनका रेशियो निकाल देना है, जिसकी वजह से मेरे को क्या मिल जाएगा Q1/R1² अपान Q2/R2 का स्क्वायर। और यहाँ से जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो मिलेगा ना वो क्या मिल जाएगा R2/R1, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्ट निकालता ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो मेरे को क्या लिखता कि R2² अपान R1 का स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है ये स्क्वायर में होता है ना, लेकिन नहीं, यहाँ इस क्वेश्चन में जब आप पोटेंशियल उनका इक्वल कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो हो जाएगा वो R2/R1 का हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रिकी है इसलिए ये बोर्ड पे है, ठीक है। तो अपने पास देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, R2/R1, ये थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। आप इसमें जो काम की चीज़ें हैं वो इसलिए है क्योंकि इनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, और जब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा तो वहाँ से हम चार्ज का रेशियो निकाल सकते हैं, और मेरे को Q1/Q2 की वैल्यू मिल गई R1/R2। अब उस Q1 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/R1², और Q2 की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर। फिर जब हमने रेशियो निकाला ना तो मैंने देखा क्या कि मुझे मिला Q1/Q2 इंटू R2²/R1², और Q1/Q2 की वैल्यू जब मैंने रखा R1/R2 तो सिंप्लीफाई होकर के क्या मिला मुझे R2/R1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो जो हो जाएगी वो अपने पास क्या हो जाएगी R2/R1 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो बहुत टफ नहीं होते, बट एक्चुअल में क्या होता है ना हम पूरी क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वायर के थ्रू उनका पोटेंशियल क्या कर दिया गया, इक्वल कर दिया गया है, और मुझे इस चीज़ को समझना होगा कि उनका जब पोटेंशियल इक्वल कर दिया गया है तो चार्ज का रेशियो क्या आ जाएगा, और वही चार्ज का रेशियो ला करके यहाँ पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ देयर आर n कैपेसिटर्स इन पैरेलल कनेक्टेड टू V वोल्ट सोर्स देन द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अगर मेरे पास n कैपेसिटर हो गए और n कैपेसिटर को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, n कैपेसिटर को पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे कंडीशन पे उस कैपेसिटर में जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितना स्टोर्ड होगी, तो आपको पता है किसी भी कैपेसिटर में जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड होती है वो कितना होता है, एनर्जी जो स्टोर्ड होती है वो कितना होता है U इज इक्वल टू हाफ CV², ना हाफ CV²। अच्छा, नेट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा अगर मैंने n नंबर ऑफ कैपेसिटर को पैरेलल में ऐड कर रखा है, तो पैरेलल में जब n को ऐड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा C1 + C2 + एंड सो ऑन Cn। ऐसे सबको ऐड करते जाएंगे तो मेरे पास कितने कैपेसिटर होंगे, NC हो जाएंगे ना, टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा NC हो जाएगा, और ला करके इसको जो हम C की जगह पुट करेंगे तो मेरे को U इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, U इज इक्वल टू मिल जाएगा 1/NCV², ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो कितना हो जाएगी हाफ NCV²। देख लो अपना ऑप्शन किस में है, CV होगा नहीं, हाफ CV² होगा नहीं, 1/2 NCV² ये भी नहीं है, और है कितना हाफ NCV², और ये फोर्थ ऑप्शन आपके हिसाब से सही हो जाएगा।
क्योंकि हमने n कैपेसिटर को पैरेलल में ऐड किया, सीरीज़ में नहीं। और सीरीज़ में ऐड करते तो अपने पास कुछ इस तरीके का कंडीशन बन सकता था, ठीक है। तो हमने उनको सीरीज़ में नहीं पैरेलल में ऐड किया, तो पैरेलल में जब ऐड करेंगे तो C = C1 + C2 + Cn हो जाएगा। और n कैपेसिटर को आप ऐड करोगे तो कुल मिला के जो हमारा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो Nc हो जाएगा। और C की जगह हम क्या रखेंगे, Nc रखेंगे, तो NcV² हो जाएगा, जो वो कैपेसिटर टोटल एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। क्योंकि हम आपको हर एक टाइप से एक ना एक क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं और आप खुद से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आपसे कुछ बचे ही ना, है ना। तो जितना मेहनत मैंने आपके लिए किया है, आपको भी उतना मेहनत खुद के लिए भी करना पड़ेगा, तब जाके आप किसी एग्ज़ाम को अच्छे से बीट कर पाते हो, ठीक है। और आप कंपटीशन में बैठ सकते हो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और ये भी प्रे करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करो, बहुत अच्छी स्कोरिंग करो, ठीक है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। थैंक यू।